तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में देखेंगे। तो इतिहास के अंदर हमारा ये क्रम चल रहा है। तो वो थोड़े नोट्स दोस्तों से नहीं थे, इसलिए दिखाई साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसके अंदर हम सभ्यताएं कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में विभिन्न राजवंशों को धीरे 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 आपका एग्जाम से पहले रिविजन कर लेंगे। तो देखिए, राजस्थान में ताम्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधित्व स्थल देखें। कालीबंगा, पीलीबंगा, तारखान वाला डेरा हनुमानगढ़ के अंदर है। ये आपका तरखान वाला डेरा गंगानगर में है और कर्णपुरा हनुमानगढ़ के अंदर है। कालीबंगा देखिए शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग के चूड़िया। स्थिति घग्गर नदी के तट के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और खोज 1952 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। सोंथी ग्राम संस्कृति कालीबंगा सेकंड, कालीबंगा फर्स्ट। इसका विकास सोंथी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा फर्स्ट से बताया गया है। और इसके उत्खनन करे 1961-69 के अंदर बेबीलाल बी के थापर और एम डी खर्रे यानी जगपति जोशी अन्य थे इसके अंदर। और कालक्रम इसका 2350, 1750, 20 कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर बताया गया है। विशेषता इसकी नगरीय सभ्यता थी, ताम्र सभ्यता थी, संभवतः मातृत्वतात्मक व्यवस्था थी और उसका व्यापार प्रधान सभ्यता थी, साक्षर सभ्यता थी। इस स्थल को इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्रीय एल.पी. टोसीटोरी ने खोजा था। इसे प्राग ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। उत्खनन में प्राप्त कालीबंगा में 2 टीलों में उत्खनन कार्य किया गया था। पांच स्तरीय उत्खनन में प्राग हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका विकसित हड़प्पा था और फोर्थ और फिफ्थ आपका प्राग हड़प्पा सभ्यता से था। ऊपर तीनों स्तरों को विकसित हड़प्पा सभ्यता और निचले दोनों स्तरों को प्राग हड़प्पा सभ्यता के प्राग हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। प्राग हड़प्पा सभ्यता कालीन बस्ती के परकोटे के बाहर से जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए, जिसमें हल रेखाओं एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए बनाए गए हैं, जिसमें एक साथ दोहरी फसल, सरसों एवं चना लिए जाने के संकेत मिले हैं। संभवतः भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से प्राग कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ और इसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दुर्ग टीले का निर्माण किया गया था। कालीबंगा की खुदाई में ऊपरी 3 स्तरों से विकसित कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विकसित कालीबंगा से एक सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त हुआ है जो 2 टीलों से विभक्त था। पश्चिमी टीला इसे दुर्ग कोटा या गड्डी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर संभ्रांत वर्ग का शहर भ्रांत वर्ग का निवास था। पूर्वी टीला इसे नगर टीला कहते थे। निचला टीला शहर नाम से घेरा गया था। दुर्ग टीले को प्राग कालीबंगन बस्ती के ऊपर की ही बसाया गया था। सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्चे ईंटों से किया गया था जो आपकी 40x20x10 तथा 30x15x7.5 साइज की थी। उसके बाद देखें, यहाँ पर आपका स्वयं भ्रांत वर्ग का निवास था। यहाँ पर यक्ष कुंड मिला है, प्रकोटा मिला है और मिट्टी से बने चबूतरे मिले हैं, कुआं मिला है, बुर्ज मिली है। और यहाँ पर ये नगर टीला था, ये आपका सेकंड है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ग्रिड पद्धति के अंदर ये चौराहे मिले हैं। गड्डी यानी गड्डी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए तथा दक्षिणी द्वार दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए हैं। गड्डी को पूर्व से पश्चिम दिशा में एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया जाता था। ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। गड्डी को दीवार में पूर्व बुर्ज कच्चे ईंटों से निर्मित की गई थी। गड्डी वाले टीले में दक्षिणी अर्धभाग में 5-6 कच्चे ईंटों चबूतरे बने जिसमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली है और उसके किसी भी बलि प्रथा से परिचित होने के वाले संकेत करती है। इस चबूतरों पर कुआं तथा यज्ञ वेदी तथा दूसरी चबूतरे पर 0.7 यज्ञ वेदी पंक्तिबद्ध प्राप्त हुए हैं। गड्डी के ऊपर अर्धभाग में विशिष्ट जनों के आवास मिले हैं। गड्डी के दक्षिण अर्धभाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। निचला नगर जिसमें सामान्य वर्ग के निवास थे कालीबंगा निचले नगर की ओर सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। भवन निर्माण की बात करें, कालीबंगा में कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं जिससे सभ्यता सिंधु सभ्यता अन्य स्थलों की अपेक्षा गरीब बस्ती के रूप में दिखाई गई है। कालीबंगा में पक्के ईंटों का प्रयोग केवल कुआं, नलियां तथा स्नानागार के निर्माण में किया जाता था। ये भवन था, यहाँ पर गली थी, यहाँ पर ये कुएं थे, चौक थे और ये मुख्य सड़क थी, ठीक है ना। कच्ची ईंटों से निर्मित भवन 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नानागार, कुआं और एक पल्ले के किवाड़ थे। चुनाई देखें, इंग्लिश बैंड सिस्टम था। प्रतिच्छेदी बर्तों से अलंकृत फर्श मिला है। इस प्रकार से भवनों के दरवाजे गली से खुलते थे। भवन में 4 से 5 कमरे, रसोईघर, स्नानागार, कुआं इत्यादि मिले हैं। भवन में एक पल्ले के किवाड़ लगाए गए हैं तथा निर्माण में निजता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रथम रत्न की खिड़की नहीं बनाई गई है। कालीबंगा में सार्वजनिक नलियों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर संभवतः लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के संकेत मिले। कमरे की फर्श पर अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। सड़क व्यवस्था सभ्यता में समकोण पर काटती हुई सड़क मिलती है। यहाँ पर मुख्य सड़क को पक्का करने के प्रयास दिखाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की तरह स्वाधान कालीबंगा में कब्रिस्तान गड्डी के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा में हमें 3 प्रकार के शव विसर्जन मिलते हैं। कुल 37 शव आपके विसर्जन मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक है, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। अंडाकार गड्ढे इसमें कंकाल व मृदभांड तथा अन्य सामग्री मिली है और 15 अवशेष मिले हैं। आयताकार गड्ढे इसमें सामग्री तो है लेकिन अस्थियां अवशेष नहीं है, ये 5 अवशेष मिले हैं। गोल गड्ढे केवल सामग्री, अस्थियां अवशेष नहीं है, पस्तरा गड्ढे हैं। पूर्ण शव विसर्जन के में से शव को
पीठ के बल लिटाया गया। इसमें सिर को उत्तर दिशा में तथा पैर दक्षिण दिशा में रखा गया, लेकिन यह उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें शव को पेट के बल लिटाकर लिटाया गया था और सिर को दक्षिण दिशा में रखा गया है। कुछ उदाहरण है, ठीक है ना। एक कब्र में प्राप्त शव के शारीरिक दोष का पता चलता है उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी दाएं हाथ की हड्डी से जोड़ी बाएं हाथ की हड्डी आपके दाएं हाथ की हड्डी से छोटी है। इस अस्थि पंजर पर जलाए जाने का निशान मिलता है। इस कब्र में तांबे का दर्पण मिला है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, जिसमें कालीबंगा निवासियों को खोपड़ी के शल्य क्रिया से परिचित होने की जानकारी मिलती है। अन्य प्राप्त सामग्री देखें, कालीबंगा से एक बेलनाकार मुहर मिली है जो मेसोपोटामिया सभ्यता की है। इस मुहर का कालीबंगा की मिलता व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। कालीबंगा में उत्खनन से तांबे की वृषभ आकृति मिलती है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकालीन सभ्यता स्तर से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के साक्ष्य संभवतः है। प्राग कालीबंगा बस्ती कांत भूकंप के कारण ही हुआ है। आगे देखिए बनास संस्कृति या बनास संस्कृति देखें, इसके अंदर बनास सभ्यता या बनास संस्कृति हाड़ सभ्यता उदयपुर में या ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। स्थित बनास नदी घाटी उदयपुर में स्थित है। ताम्रवती नगरी प्राचीन नाम अगाटपुर यानी 11वीं से 12वीं सदी को लिखा मिलता है। खोज 1553 में अक्षय कीर्तिवास ने की थी। 1956 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल और 1962 के अंदर HD सांकलिया व एन मिश्रा की थी। प्राप्त हाड़ से प्राप्त धुलकोट बड़े टिल्ले के उत्खनन से प्राप्त संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। हाड़ निवासी कृषि पशुपालन और आखेड़ से संबंधित है। इनके द्वारा गेहूं ज्वार एवं चावल का खदान फसलों के रूप में प्रयोग किया जाता था। यहाँ निवासी कृषि अवशेष की स्थिति में यह अनाज रखते थे। बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे कोट के नाम से जाना जाता है। हाड़ निवासी भवन निर्माण में धूप से सुखाई गई ईंटों पत्थरों का प्रयोग करते थे। यहाँ शिष्ट पत्थर काला पत्थर से मकान की नींव भरते थे। मकान अधिकतर आयताकार होते थे। 2 से 3 कमरों के साथ रसोई होती थी। रसोई में 2 से 3 मुँह वाले चूल्हे मिले हैं जहाँ बलुका पत्थर के चिलपटे प्राप्त हुए। उत्खनन में रसोई के पास मछली बकरी हरिण गाय आदि हड्डियों के भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के निवासी मांसाहारी थे। मकानों में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं और सामूहिक भोजन व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर एक मकान से एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। हाड़ निवासी लाल काले मृदभांड RBW, ठीक है ना, हाड़ के RBW लाल काले जो मृदभांड है वो आपके प्रयोग में लाते थे। हाड़ में मिट्टी की बनी एक वृषभ आकृति मिली है जिसे आपका बनासीन बुल की संज्ञा दी गई है। हाड़ निवासी ताम्र धातुकर्मी थे। यहाँ के एक घर से तांबे गलाने में भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से तांबे की वर्ष मात्रा में सामग्री जैसे तांबे की कुल्हाड़ी फलक चूड़ी अंगूठिया व चदरें मिली है। संभवतः हाड़ में रंगाई छपाई व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। यहाँ से कपड़ों की छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए। हाड़ निवासी आभूषण प्रिय थे। इन्हें मिट्टी के मनकों में बने आभूषण अधिक प्रिय थे। ये मृतकों को अनेक आभूषणों से दबाते थे। यहाँ मृतक का शिशिर उत्तर में तथा पैर दक्षिण में रखते थे। हाड़ के उत्खनन बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें चौथे स्तर में तांबे की और 2 कुल्हाड़ियाँ पत्थर की आटा चक्की प्राप्त हुई है। यहाँ से तौल के बाट व माप मिलता है। यहाँ व्यापारी वाणिज्य की उन्नति का संकेत करता है। हाड़ में 6 तांबे मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें एक मुद्रा एक त्रिशूल की आकृति की, दूसरी यूनानी देवता अपोलो के हाथ में धनुष बनाकर दिखाई दिया गया है। यहाँ पर मुद्राएं द्वितीय सदी हेतु ईसा पूर्व की है और यूनानी संपर्क की ओर से इशारा करती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हाड़ संस्कृति का काल 1900 से 1200 BC ईसा पूर्व बताया है। उसके बाद गणेश और सभ्यता देखें, स्थिति आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले। कांतली नदी के किनारे है। 1970-78 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन के अंदर उत्खनन हुआ था। प्राप्त सामग्री देखें, गणेश्वर निवासी कृषि पशुपालन आखेड़ से संबंधित है। यहाँ के मकानों में पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं और तथा ग्रामीण बस्ती को बाढ़ बचाने के लिए पत्थर बांध बनाए गए हैं, साक्ष्य मिले हैं। यह ताम्रकालीन संस्कृतियों प्रतिनिधि स्थल है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण व ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं, जैसे वाणागर बर्छे व नोक छेनिया के कैसीपन आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ के काले व नीले रंग के अलंकृत मर्दभांड मिले हैं। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल आपके गणेश्वर से मिले हैं। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन आपके केवल गणेश्वर से मिले हैं। यहाँ से 28 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। आगे देखें, विराट सभ्यता जयपुर जिले के हाउपुरा उपखंड में विराट कस्बा स्थित है। यहाँ विराट के आसपास कई टिले मिले हैं, जिनमें बिज्जक की डूंगरी, भीम की डूंगरी, महादेव डूंगरी पुरातत्व महत्व की है। खोज 1936 ईस्वी के दयाराम साहनी के द्वारा की। उत्खनन 1962-63 के अंदर नील रतन बनर्जी द्वारा कैलाश नाथिक्षित के व्यापक स्तर पर हुआ था। इस क्षेत्र में पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक अवशेष मिलता है। पाषाण काल में क्षेत्र में मानव उपस्थिति के चिन्ह मिले हैं। यहाँ पर पाषाणकालीन औजार व गुफा चित्रकार मिली है। इस काल की संस्कृति का विस्तार दिग्गरिया भानगढ़ आदि क्षेत्रों में मिलता है। विराट में ताम्र संस्कृति के अवशेष विराट, किरडोल, चितवाड़ी, आपका नंदलालपुरा, गणेश्वर क्षेत्र से मिलते हैं। यहाँ के लोक संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू क्षेत्र से मिलता है। लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व यह मध्य गंगा घाटी में 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में से प्राप्त होता है, जिनमें से मत्स्य महाजनपद बेराट क्षेत्र से स्थित यहाँ इस राजधानी विराटनगर थी। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह पांडवों ने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास व्यतीत किया था। मौर्य काल में विराट क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध था। मौर्य काल सम्राट अशोक की राजधानी में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है।
यहाँ से अशोक कालीन बौद्ध विहार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से भाबरू भाबरू लघु लघु शिलालेख प्रमुख है। भाबरू लघु शिलालेख स्थिति विजय की डोंगरी जयपुर है। खोज आपके कैप्टन भट्ट द्वारा की गई थी। यहाँ पर पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण मिलती है। यहाँ यानी कि स्थिति विजय डोंगरी जयपुर के अंदर है, कैप्टन भट्ट के द्वारा खोजा। यहाँ पर पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है। यहाँ यह वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कल्पना संग्रहालय में सुरक्षित है। तो देखें नोट आपका 1784 ईस्वी में नगर सर विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की तथा भारत में प्राच्य विद्याओं के अध्ययन के लिए बढ़ावा दिया जा सके। इस लेख में सम्राट अशोक के मगध का राजा कहा गया है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म ग्रंथ में बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की है। इस लघु शिलालेख में बुद्ध द्वारा राहुल को दिए गए उपदेशों से संबंधित 7 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। उसके देखें उसके उपतिस पासीन और उसके विनय समुकंसे और अलीवन साणी अनागत मयानी और मोनी ने सूते मुनि गाथा लघु लो वादो सूते अधिच्य। गुप्त काल में संपूर्ण राजस्थान गुप्तों के अधीन था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हनसंग अपनी भारतीय यात्रा के दौरान वैटनगर की यात्रा पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया था। पता है कि यहाँ पर बेल या भेड़ प्रसिद्ध है। विराट के उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्ग सिक्के और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसके बाद अन्य प्रमुख सभ्यता देखें तरखानवाला डेरा श्री गंगानगर में है। 2003-4 में P.K. त्रिवेदी व J.B. पटनायक ने खोज की थी। यहाँ से विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कर्णपुरा देखें हनुमानगढ़ के 2012-13 ईस्वी में S.K. मित्र अभियन प्रभा ने की थी। यहाँ से प्राक व विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगर देखें राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाण युगीन स्थल आहड़ उदयपुर में है, जाडौल उदयपुर में है, गिलुंड राजसमंद में है, पचमता राजसमंद में, बालाथल आपका उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर के अंदर, मलाहा आपका भरतपुर में है, मलाहा भरतपुर में, कोल माहौली आपके सवाई माधोपुर में है, कोल माहौली आपके दोस्तों कोल माहौली आपका सवाई माधोपुर में है, किरडोत चिथवाड़ी आपका जयपुर के अंदर है, आपका साबणिया पुंगल वो बीकानेर में है, एलाना जालौर के अंदर, कुराड़ा नागौर के अंदर है, एलाना जालौर में, कुराड़ा नागौर में, नंदलालपुर चाकसू जयपुर के अंदर है, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है, ओजिहाना भीलवाड़ा के अंदर है, बूढ़ा पुष्कर आपका अजमेर के अंदर है। आधुनिक राजस्थान के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल आर्डर के माध्यम से 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकारिक पत्र प्रदान किया। 1757 को प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आई थी। इसके बाद 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम के संयुक्त गठबंधन की सेना को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया। अन्य युद्ध आपका बेदासर का युद्ध हुआ 1759 के अंदर, बांदीवास का युद्ध हुआ 1760 में। इलाहाबाद संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पूर्णतः राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई। कंपनी ने बंगाल से धीरे धीरे राजस्व वसूली शुरू की, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का आरोप बंगाल के नवाब पर लगाकर उसके पद छीन लिया और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद देखें पॉलिसी ऑफ रिंग फाइन यानी घेरे की नीति। इस नीति के प्रतिपादक वॉरेन हेस्टिंग थे, पर कंपनी को मराठा, मैसूर, अफगान जैसी बड़ी भारतीय शक्तियों के आक्रमण का भय था। इस प्रकार कंपनी ने अपने चारों ओर बफर मध्यस्थ राज्य बनाने का प्रयास किया। इसी नीति के तहत आगे चलकर लॉर्ड वेलेस्ली ने इस राज्य को कंपनियों से सहायक संधि करने के मजबूर किया। राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी में तथा 14 नवंबर 1803 ईस्वी को अलवर के से सहायक संधि की थी। धौलपुर द्वारा संधि 19 जनवरी 1804 को की थी। 1813 ईस्वी में कंपनी की नीति ने परिवर्तन किया और 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग पुनः आपके गवर्नर जनरल बने। उसने अधीनस्थ पृथक्करण की संधि की बात करें तो यहाँ प्रतिपादक 1813 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई अधीनस्थ संधियों की प्रमुख शर्तें अंग्रेज कंपनी और संधिकर्ता राज्य में सदैव मित्रता के संबंध में रहेंगे। संधिकर्ता राज्यों के उत्तराधिकारी विवाद को राज्यों के आसानी आपसी झगड़े और उनकी संधियाँ कंपनी की मध्यस्थता से हल करेगी। राज्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कंपनी को जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता देनी होगी। और उसके बाद जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के आदेश पर दिल्ली के रेजिमेंट चार्ल्स मेटकॉफ और अधीनस्थ संधि का प्रारूप जारी करने के लिए कहा। लॉर्ड हेस्टिंग को अधीनस्थ संधि का पहला शिकार 9 नवंबर 1817 को करौली का हुआ था। अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि करने वाला सिरोही सबसे अंतिम राज्य था। 1823 के अंदर अधीनस्थ संधि के कारण थे राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप के कारण थे, शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े थे, राज्यों के आर्थिक दुर्दशा और पिंडारियों को उपद्रव था। उसके बाद में देखें यहाँ पर राजस्थानी रियासतों के द्वारा की गई संधियाँ। सहायक संधि के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली थे। सितंबर 1803 में भरतपुर रियासत महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी। नवंबर 1803 में अलवर रियासत बख्तावर सिंह के द्वारा की गई थी। जनवरी 1804 में धौलपुर के महाराजा किरण सिंह के द्वारा की गई थी। जॉर्ज बार्लो ने अलवर तथा भरतपुर को
को छोड़कर अन्य रियासतों के साथ की गई संधि को अमान्य कर दिया। अधीनस्थ पृथक्करण की संधि की बात करें, लॉर्ड हेस्टिंग की इसका प्रारूप दिल्ली के रेजिडेंट पद पर चार्ल्स मेटकॉफ ने तैयार किया था और इसमें शामिल होने वाले प्रथम राज्य थे 9 नवंबर 1817 को करौली था, हरबख्श पाल सिंह थे 15 नवंबर 1817 को, टोंक थे अमीर का पिंडारी 1817 के अंदर आपके करौली, टोंक और कोटा थे, कोटा के उमेद सिंह थे, और 9 जनवरी 1818 को आपके मारवाड़ महाराजा मान सिंह थे, और 22 जनवरी 1818 को उदयपुर के महाराजा भीम सिंह थे, और 10 फरवरी 1818 को बूंदी के किशन सिंह थे, और 31 फरवरी 1818 को बीकानेर के सूर सिंह थे, और 7 अप्रैल 1818 को किशनगढ़ कल्याण सिंह, 1818 को जयपुर के जगत सिंह, और 1818 यानी 5 अक्टूबर 1818 को प्रतापगढ़ के सामंत सिंह थे, 25 दिसंबर 1818 ईस्वी को बांसवाड़ा के उमेद सिंह थे, 2 जनवरी 1819 को जैसलमेर के मूलराज ने की थी, और 11 सितंबर 1823 को सिरोही के शिव सिंह ने की थी, 10 अप्रैल 1838 को झालावाड़ बदन सिंह थे, अंग्रेजी सरकार द्वारा नवीनतम रियासत का स्थापना किया गया था 10 अप्रैल 1818 को झालावाड़ की बदन सिंह के द्वारा। आगे देखें, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके ईस्ट इंडिया कंपनी दौलत बराव सिंधिया ने अजमेर को जीता था, और 1832 में विलियम बेंटी के काल में अजमेर कमिश्नर का गठन किया गया, और गवर्नर जनरल के आपका प्रतिनिधि आपके मिस्टर लोकेट IAGG बने थे, ठीक है ना। सैन्य अभियान की बात करें, मेर बटालियन की स्थापना की थी 1822-23 के अंदर, मुख्यालय ब्यावर आपका छावनी जो अजमेर के अंदर है, इस बटालियन ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। शेखावाटी ब्रिगेड की बात करें 1834 के अंदर की गई थी, मुख्यालय झुंझुनू था, मेजर हेनरी फोस्टर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। डूंगरजी जवाहर जी शेखावाटी ब्रिगेड से संबंधित थे। डूंगरजी जवाहर जी का जन्म बाठोत गांव सिक्कर में हुआ था, और चोरी डकैती रोकने के उद्देश्य से गठन किया गया था। और जोधपुर लेजन की बात करें, स्थापना 1835 में रेनपुरा पाली में हुई थी। मारवाड़ जोधपुर के घुड़सवारों की अकुशलता का बहाना लेकर जोधपुर लेजन का गठन किया गया था। कोटा कंटिनजेंट 1838 के अंदर नीमच के एमपी के अंदर, देवली, टोंक और आगरा के अंदर, ठीक है ना। इस प्रकार से इसके 3 आपके कमिश्नरेट थे, ठीक है ना। मेवाड़ भीलकोर 1841 के अंदर, खिरवाड़ा उदयपुर के अंदर 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। 1845 में अजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय आपका 1845 के अजीजी का ग्रीष्म मुख्यालय आबू में बनाया गया। 1857 की क्रांति दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद देखो दोस्तों 1857 से 1947 के मध्य जो घटनाएं उनके बारे में देखेंगे अभी। आन प्रथा क्या होती है? महाराणा की सौगंध। मेवाड़ के व्यापारी पारस्परिक लेन देन में इस प्रथा का प्रयोग करते थे। महाराणा द्वारा इसे कानूनी मान्यता दे रखी थी। 1863 ईस्वी में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1864 में चंपालाल द्वारा इस नियम या कानून के विरुद्ध आम हड़ताल की जाती है, ठीक है ना। अजमेर दरबार की बात करें 1870 में होता है। लॉर्ड मेयो के राजस्थान आगमन पर अजमेर दरबार का आयोजन किया जाता है, और 1870 के अंदर अजमेर दरबार। और मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। अंग्रेजों के शासकों के मध्य सांस्कृतिक खाई को पाटने के उद्देश्य से मेयो कॉलेज 1875 में स्थापना की गई थी। दिसंबर 1875 में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने हाथों से अल्बर्ट हॉल को नींव रखवाई गई थी। अल्बर्ट हॉल में आपके डिजाइनर थे स्वीटन जैकब थे, और अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन एडवर्ड आपके ब्रेडफोर्ड ने किया था। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। 1836 में महारानी विक्टोरिया द्वारा केसर हिंद भारत की स्मारकी की उपाधि धारण की गई थी। इसके अंदर 1817 में लिंटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और इसमें प्रमुख सलाहकार महाराजा राम सिंह सेकंड को बनाया गया था। 1902 में एडवर्ड सप्तम राज्याभिषेक समारोह हुआ। करजन द्वारा 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन मेवाड़ शासक फतेह सिंह को केसरी सिंह बारठ द्वारा चेतावनी राचूंठिया नामक कविता से दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। केसरी सिंह बारठ ने दिया था चेतावनी राचूंठिया फतेह सिंह को। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। उसके अंदर ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम महारानी मैरी आती है। पुष्कर घाट पर महारानी मैरी द्वारा जनाना घाट और मैरी घाट का निर्माण किया गया। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह अपनी 2 सैन्य बटालियन यानी गंगा रिसाला और शार्दुल लाइट इन्फेंट्री लेकर प्रथम विश्व युद्ध के भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इनके आधार पर 1935 का अधिनियम पारित हुआ, ठीक है ना। और गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। गंगा सिंह की मांग के आधार पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल महाराजा जय सिंह अलवर के सुझाव पर यह का गठन 1921 में लाल किला दिल्ली में किया गया था, ठीक है ना। नरेंद्र मंडल का महाराजा गंगा सिंह के आधार पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या आपका नरेंद्र मंडल का गठन महाराजा जय सिंह अलवर के सुझाव पर 1921 में लाल किला दिल्ली में किया गया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एक पूर्णतः सलाहकारी निकाय था जिसकी अध्यक्षता वायसराय तथा चांसलर महाराजा गंगा सिंह प्रथम चांसलर
आपका करता है। देशी रियासत संबंधी समिति 1927 के अंदर आप देखें बटलर कमेटी सदस्य आपके शिंडले, पील तथा डब्ल्यू.एस. होल्ड्सवर्थ थे। रस वेस्ली स्कॉट देशी राजाओं का पक्षकार था। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजस्थान में राजनीतिक आपकी जनगणना, राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण। तो ये दोस्तों आपके किसान आंदोलन ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इसके अंदर जो आपके टॉपिक रह गए वो देखेंगे अभी। इसके बाद हम देखें दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन। उद्देश्य था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। डॉक्टर M.S. जैन के अनुसार प्रजामंडल कालक्रम आपका तीन प्रकार चरण बताया गया। प्रथम चरण था आपका, प्रथम चरण 1927 ईसा पूर्व से पहले का था 1927 ईसा पूर्व, और उसके बाद द्वितीय चरण 1927 से 1938 का है, और तृतीय चरण 1938 के पश्चात का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वर्धमान विद्यालय अजूना सेठी द्वारा जयपुर में 1907 में ईस्वी में स्थापित, जहाँ विभिन्न विषयों के अध्यापन के साथ साथ छात्रों को मानस में राष्ट्रीय भावना को पल्वित किया जाता था। हार्डिंग बम कांड की रूपरेखा यहीं से तैयार की गई थी। वीर भारत सभा 1910 के अंदर, वीर भारत सभा 1910 के अंदर केसी सिंह बारड द्वारा स्थापित की गई, अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य कर रही। सर्व हितकारिणी सभा 1907 के अंदर बीकानेर के कन्हैयालाल और ढूंढ के स्वामी गोपालदास द्वारा स्थापित था। तो देखिए दोस्तों, सर्व हितकारिणी सभा 1907 में बीकानेर के कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित की गई थी। सर्व हितकारिणी सभा द्वारा लड़कियों के शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व छूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का गठन किया गया था। राजस्थान सेवा संघ 1919 में अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिंग, रामनारायण चौधरी व हरिभाई केकर द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा में स्थापित की गई थी। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया। उद्देश्य था रियासती आंदोलन की गति प्रदान करना। क्षेत्रीय शाखाएं देखिए इसके अंदर जयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी, और उसके अंदर इस संघ के द्वारा तरुण राजस्थान में किसानों की समस्याओं का उल्लेख 1928 के बाद इस संस्था यानी मृतप्राय होगी, ठीक है। राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना के देशी राज्यों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए राजपुताना के देशी रियासतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। स्थापनाकर्ता आपके चांदगढ़ शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज के अध्यक्षता में की गई थी। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी, आपके राजपुताना मध्य भारत सभा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आते हैं आपके मारवाड़ सेवा संघ 1920 के अंदर। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में जोधपुर प्रथम राजनीतिक संगठन, अध्यक्ष आपके दुर्गा शंकर थे, और मंत्री थे दोस्तों, मंत्री बनाए गए थे प्रयागराज भंडारी को। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 के अंदर, मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा द्वारा 1918 में स्थापित, और आपके परंतु यह संस्था सक्रिय नहीं हो सकी, अतः 1923 में पुनर्जीवित किया गया था, और उद्देश्य था दुधारू पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन करना, ठीक है। द्वितीय चरण देखिए 1927 से 1938 के मध्य अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 के अंदर मुंबई में की गई थी। प्रथम अधिवेशन 1917 से 18 दिसंबर 1927 को। अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव थे। अध्यक्ष आपका उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक बनाए गए थे। मध्य भारत का मंत्री पंडित रामनारायण चौधरी थे। अधिवेशन में शामिल व्यक्ति तो जोधपुर के कन्हैयालाल खत्री थे, और बीकानेर के अंदर रामदेव पोदार थे, और करौली के अंदर त्रिलोक चंद्र माथुर थे। दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 को उदयपुर में अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता आपके पटाभी सीतारामैया ने की। इस अधिवेशन में इस संस्था का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया। चूरू के धर्म स्तूप या लाल घटाघर पर चंद्रमल बहड़ व स्वामी गोपालदास के द्वारा तिरंगा फहराया गया था, ठीक है ना। चूरू के धर्म स्तूप पर लाल घंटाघर पर चंद्रमल बहड़ व स्वामी गोपालदास के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तीर्थ चरण की बात करें 1938 के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में संपन्न हुआ। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा की तथा सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन किए जाने लगे। प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका भारत को आज़ाद कराने की दिशा में उल्लेखनीय थी। ये प्रजामंडल आंदोलन हमने दोस्तों देख लिए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। अगर देखो तो हम करते हैं आज के अजमेर के चौहान, जिसके अंदर लाट के चौहान, सबतपुर के चौहान, धवलपुरी के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालौर के चौहान, सुरई के चौहान, आड़ोती के चौहान, इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। चौहानी की उत्पत्ति के स्रोत देखें। पृथ्वीराज रासों के अनुसार चंद्रपदे बताते हैं। मेरासों के अंदर जोधराज, महेश या सारंगधर है, ठीक है। और उत्पत्ति के स्रोत देखें आपके कायम खां रासों के हैं, जान कवि या नियामत खां। विशलदेव रासों के अनुसार विशलदेव रासो नलपति नाल का। पृथ्वीराज विजय है जयानक का। ललित विग्रहराज है आपके सोमदेव का। हरिकेली नाटक है विग्रहराज चतुर्थ का। मीर काव्य महाकाव्य ध्यानचंद्र सूरी का। कन्नड़ देव प्रबंध है पद्मनाभ का। मीर रायण है बंडाऊ व्यास का। मीर बंधन है आपका अमृत कैलाश का। मीर हट है चंद्रशेखर का।
हमीर हट आपका चंद्रशेखर हमीर आपका राज छाड़ा राजरूप का है, श्रृंगार हार है हमीर देव चौहान का। आदाब उल हर्ब है फ़कर ए मुजबिर का। तारीख है फिरोज शाही है बरनी की। तवाब ए नासिर है मिन हाजुद्दीन सिराज की। ताज उल मासिर है हसन निजामी की। मुफ्ता उल फतू और खजाइन उल फतू अमीर खुसरो का है। तूत हिंद बोलते हैं, तूती हिंद बोलते हैं। अरली चौहान आपके डायनेस्टी का। डॉक्टर दस शर्मा दिल्ली शिवालिक लेख है। विग्रहराज चतुर्थ का। अशोक मौर्य के दिल्ली टोपरा स्तंभ पर उत्कीर्ण है। बिजोलिया लेख है 1170 ईस्वी में चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित है। पार्श्वनाथ मंदिर निमाड़ा निर्माणकर्ता महाणक थी कि उत्तरी द्वार से है। दिगंबर जैनों से संबंधित लेख और उसके रचयिता लेख और गुणभद्र थे। उत्कीर्णकर्ता गोविंद है। इसमें अजमेर के चौहानों की जानकारी का स्रोत है। वंशावली प्राप्त हुई है। चौहानों की वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया बिजोलिया के अंदर। प्राचीन नाम देखे दिल्ली को आपका दिल्ली का कहा गया है। नागदा को नागदा कहा गया। बिजोलिया को विजयवल्ली, नाडोल को नड्डुल और भीनमाल को श्रीमाल और आपके जालौर को जबालीपुर, मंडलगढ़ को आपका मंडलकर। चौहान कालीन भूमि अनुदान के अनुदान को डोहली कहा गया था। गांव समूह या इकाई आपका प्रतिगण कहलाती थी। गांव का अधिकारी महत्र कहलाता था और प्रतिगण आपका अधिकारी पारी ग्रही कहलाता था। हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति 1933 में हर्ष पर्वत शिखर विग्रहराज की उपलब्धियों का प्रकाश डालती है। चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत देखें। अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज फोर्थ के दरबारी थे। पृथ्वीराज रासो जलहन द्वारा पूरा किया गया था। अबू पर्वत पर से ऋषि विशिष्ट यज्ञ कुंड से 4 राजकुलों का उद्भव मानते हैं। प्रत्यार, परमार, सोलंकी और चौहान। समर्थन है उसका मनोतनैण सिंह ने किया। सूर्यवंशी मिश्रण द्वारा किया गया था। सूर्यवंशी आपका क्षत्रिय गौरीशंकर ओझा कहते हैं। ब्राह्मणों की संतान है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा। बिजोलिया लेख से जानकारी मिलती है और कायम खारासो से जानकारी मिलती है। विदेशी मत आपका कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। संबर के चौहानों का आदि पुरुष या संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। वासुदेव चौहान ने 551 के अंदर सांबर में चौहान राज्य की नींव डाली थी और छत्रपुर को राजधानी बनाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वंश गोत्रीय ब्राह्मण थे। वासुदेव चौहान में सांबर झील का निर्माण करवाया था। अजमेर के चौहान के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। राजधानी छत्रपुर नागौर थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। स्वादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान को माना जाता है। सांबर प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुहक प्रथम ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। गुहक ने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया और चौहानों को इष्ट देव थे। वाकपति राज फर्स्ट थे। महाराज की उपाधि धारण की थी। सिंहराज द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विग्रहराज सेकंड और प्रारंभिक चौहानों का प्रतापी शासक था। इन्होंने चालुक्य राजा मूल राज फर्स्ट को पराजित किया था तथा बड़ौच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। विग्रहराज सेकंड की उपाधि यानी कि खुरजो अंधकार थी। विग्रहराज सेकंड की गोविंद राज थर्ड की बात करें, यह वेरी घट या शत्रु संहार की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे को मारकर परम भटारकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीराज प्रथम ने जीर्ण माता मंदिर से प्राप्त लेख से जानकारी प्राप्त होती है। प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा तुर्क सेना का विजेता बताया गया है। अजयराज की बात करें, यहाँ पर 1105 से 1133 का काल है। चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है। इन्होंने अजयराज अंकित सिक्के चलाए गए जिन्हें अजय प्रिय धर्म कहा गया। इन्होंने कुछ सिक्के अपनी रानी सोमलवती के नाम से भी चलाए थे। अजयराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया था। 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अर्णोराज या अन्नाजी बात करते 1133-1155 उपाधि महाराजा धीराज परमेश्वर परम भटारकर की है। चौहानों और चालुक्य संघर्ष। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के तथा बाद में कुमारपाल थे। 1134 में अर्णोराज द्वारा चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज को हराया गया। जय सिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से कर दिया। अर्णोराज द्वारा अजमेर में अनासागर झील का निर्माण करवाया गया। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। जहांगीर द्वारा भगवान वराह की प्रतिमा को तोड़ा गया। अर्णोराज ने अजमेर में खरतगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया था। इसके दरबार में देव घोष व हरधर्म घोष नामक विद्वान थे। अनुराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव द्वारा की गई थी। विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं, कवि बांधव कटिबंधु या बिसलदेव कहते हैं इनको। ये 1158 से 1163 इनका शासनकाल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लाहौर के शासक अमीर खुसरू सहाय को पराजित किया गया था। दिल्ली के तोमर शासकों
को परास्त कर दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया गया। विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना की। उन्हें अलावा अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे कालांतर में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया। 2.5 दिन का उर्स आपका पंजाब शाह का है। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जैन धर्म गोसूरी के सुझाव पर एकादशी के दिन पशुवध को प्रतिबंधित किया गया था। ललित विग्रहराज के लेखक आपके सोमदेव है। इसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी व विशल देव का प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। विशल देव रासु और आपके नरपति नाहल, विशल देव रासु के लेखक आपके नरपति नाहल है और विशल देव रासु के अंदर राजमती व विशल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। इनके काल में चौहानों का श्रवणकाल भी कहा जाता है। टोंक में बिलासपुर जेल का बिशलपुर कस्बा बसाया था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका पुत्र अपारगम में शासक बना, लेकिन पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा इसकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने के कारण चाचा सोमेश्वर अजमेर का शासक बने थे। सोमेश्वर चौहान सोमेश्वर का विवाह कर्पूर देवी कलचुरी राजकुमारी से हुआ। उपाधि प्रताप लंकेश्वरी थी। पुत्र पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे हरिराज कहते हैं। उसके बाद देखें पृथ्वीराज तृतीय और उसका दूसरा पुत्र था हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय आपका पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, जिसको 1177 से 1192 का इसका शासनकाल माना जाता है। 1177 से 1192 ईस्वी का 1166 ईस्वी में अहिलवाड़ा गुजरात में जन्म हुआ था। सोमेश्वर इसके पिता थे। कर्पूरी देवी माता थी। कदम्बास इनके मंत्री थे और सेनापति आपका भुवने कमल था। उपाधि राय पिथौरा दल पुंगल विश्व विजेता कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय द्वारा अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया गया था। 1182 ईस्वी में आपके भंडान को छाती को पराजित किया गया था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने चंदेल राजा परमर्दिदेव को पराजित कर अपना अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज ने पंजुन राय और महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। और इस संघर्ष में परमर्दी देव के सेनानायक अल्लाह व उद्दल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्धगति में वीरगति को प्राप्त हो गए। इस संघर्ष में परमर्दी देव के सेनानायक अल्लाह और उद्दल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चौहान चालुक्य संघर्ष, इस संघर्ष का कारण था पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चालुक्य नरेश भीम सिंह द्वितीय द्वारा अब्बू के शासक सलख खां की पुत्री छिनी से विवाह करना। और 1184 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ और प्रथम भीम सेकंड को पराजित कर दिया गया, लेकिन युद्ध अनिर्णायक रहा। अंत में चालुक्य महामंत्री जगदेव प्रतिहार द्वारा दोनों की संधि करवाई गई। चौहान गढ़वाल संघर्ष, पृथ्वीराज चौहान द्वारा जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर विवाह करने से यह संघर्ष हुआ था। तुर्क चौहान संघर्ष, तुर्क मोहम्मद गोरी था। पृथ्वीराज रासों के अनुसार 21 बार, हमीर महाकाव्य में 7 बार और पृथ्वीराज जो प्रबंध है उसकी में 8 बार, प्रबंध चिंतामणि में 23 बार मोहम्मद गोरी के पराजित करने का उल्लेख मिलता है। लेकिन इतिहास में हमें 2 युद्धों की जानकारी मिलती है। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 का, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 का। इसके अंदर देखें जो आपका तराइन है जो आपका करनाल हरियाणा के अंदर है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में करनाल हरियाणा के अंदर। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज द्वारा मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया गया। त्राइन का द्वितीय 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। गोरी विजय हुआ। विभिन्न मत थे। चंद्रबदाई द्वारा पृथ्वीराज को गजनी ले जाने का वर्णन मिलता है और जहाँ पृथ्वीराज द्वारा शबद वेदी बाण से गोरी को मार दिया गया। सिराज के अनुसार युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई। हसन निजामी के अनुसार तराइन युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया गया, लेकिन विद्रोह करने पर हत्या कर दी गई। निजामी के इस कथन पर संदर्भ में गोरी के सिक्के द्वारा मिलता है, जिसमें एक तरफ मोहम्मद बिन औशाम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज लक्ष्मी नामक अंकित है। निजामी का मत होता है सर्वाधिक स्टिक है। निजामी का मत सर्वाधिक स्टिक है। पृथ्वीराज द्वारा विद्वानों का संरक्षण देखें। पृथ्वीराज के दरबार के अंदर चंद्रबरदाई, जयानक, वागीश्वर, जनार्दन, आसादर और विद्यापति गौड़ थे। इसके बाद चिश्ती संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर आगमन होता है। गोरी द्वारा पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक नियुक्त किया गया था। गोविंदराज के चाचा हरिराज द्वारा विद्रोह किए जाने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज से अजमेर लेकर उसे रणथंभौर का राज्य प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार गोविंदराज द्वारा रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद रणथंभौर के चौहान की बात करते हैं दोस्तों। अब के देखें गोविंदराज, वालहन, प्रहलाद, वीर नारायण, वाघभट्ट। उसके बाद में देखें पहले गोविंदराज, उसके बाद में आपका वालहन, उसके बाद में आपका प्रहलाद, उसके बाद में वीर नारायण, वाघभट्ट और जय सिम्हा। उसके बाद में आपका आता है दोस्तों हमीरदेव चौहान है। इसके अंदर मुख्य तो 1282 से 1301 में तक इसका शासनकाल माना जाता है। दिग्विजय की नीति देखें। उत्तर पश्चिम के राजपूत राज्यों को पराजित किया। भीमरस के अर्जुन को पराजित कर मांडलगढ़ भीलवाड़ा से कर वसूला था। परमार भोज को पराजित किया था। 1288 ईस्वी में कौटिन्य जन यज्ञ का आयोजन करवाया। पुरोहित विश्व स्वरूप थे और
उसके बाद देखिए इसका है आपका अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष है। दिल्ली के थे आपके जलालुद्दीन खिलजी 1290 और 1296 इनका शासनकाल माना जाता है। 1290 के अंदर इन्होंने जजाइन यानी रणथंभौर की जो कुकुंजी है उसके ऊपर युद्ध किया था और उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग यानी कि दुर्ग रक्षक गुरुदास सैनी थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे दुर्ग रक्षक। उसके बाद उन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। 1290 के अंदर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी जो आपका जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे स्रोत जलालुद्दीन खिलजी ने इस सैन्य असफलता का पता निम्न से मिलता है। आपकी बरनी की तारीख फिरोज शाही से मिलता है और अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतू में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें 1296 से 1316 तक रहता रणथंभौर अभियान के कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के विद्रोही मोहम्मद शाह और कोहिब्रू को अमीर देव द्वारा शरण देना। अलाउद्दीन के एक महत्वाकांक्षी शासक था। बरनी के अनुसार अमीर द्वारा राज कर देना बंद कर दिया गया। मोहम्मद शाह को अमीर ने जागना की जागीर प्रदान की थी। मोहम्मद शाह ने अमीर ने जागना की जागीर प्रदान की थी। घटनाक्रम देखिए 1299 ईस्वी के अंदर उल्लू खां व नुसरत खां पर अलब खां ने जजाइन पर आक्रमण किया। उल्लू खां, नुसरत खां, अलब खां ने जजाइन पर आक्रमण किया, जजाइन पर अधिकार किया। अमीर देव मुन्नीव्रत में व्यस्त थे। हमीरदेव मुन्नीव्रत में व्यस्त थे। हमीर द्वारा भीम सिंह प्लस आपके धर्म सिंह को सैन्य अभियान में भेजा गया। सफलता अर्जित करने के पश्चात खिलजी सेना का पीछे हटना, उसके बाद में अलप खां द्वारा घात या पीछे से आक्रमण करना जिससे भीम सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में आपका धर्म सिंह को सेना नायक नियुक्त किया गया। सैन्य अभियान देखिए उल्लू खां नुसरत खां के नेतृत्व में दूसरा सैन्य अभियान होता है, उसमें नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद अमीर खुसरो भी आए थे और जिसमें इसके अंदर रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। सुरजन शाह नामक अधिकारी भी अलाउद्दीन से मिल गया था। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए और रानी रंगदेवी द्वारा जोहर किया गया था, ठीक है ना। यह राजस्थान का पहला शाखा था जिसे जल जोहर कहते हैं। उल्लू खां को रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया गया। उसके बाद में अमीर खुसरो खजैन उल फतू तारीख अलाई में कहा है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया था। खजैन उल फतूम कहते हैं। अमीरदेव चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धि देखें 32 को मुख्य छतरी बनवाई जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। अमीरदेव ने अपने पिता के शासन के 32 वर्षीय शासन के उपलक्ष्य में रणथंभौर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। हमीर महल का निर्माण करवाया। हमीर कचहरी का निर्माण करवाया। पुस्तक देखें अमीर की श्रृंगार हार था नामक पुस्तक अमीरदेव द्वारा लिखी गई थी। विद्या दिव्य नामक कवि जिसके दरबार में निवास करता था, गुरु इसके राघव देव थे, अमीरदेव के गुरु थे। उसके बाद हमीरदेव के जीवन काल से संबंधित पुस्तक हमीर बंधन या अमृत कैलाश कहलाती है। हमीर हट चंद्रशेखर की है। हमीर बंधन अमृत कैलाश के द्वारा हमीर हट चंद्रशेखर की है। हमीर महाकाव्य ज्ञानचंद्र सूरी का है। हमीर अछाड़ा राजरूप का है। हमीर रायण बंडाऊ व्यास का और हमीर रासु आपका जोधराज महेश और सारंगदर का है। उसे देखिए जालौर के चौहान की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों जालौर के चौहान यहाँ का यानी कि जो आपका जालौर है, जालौर को जबालीपुर कनकाचल पर्वत यानी कि या फिर आपका सुवर्णगिरी दुर्ग सोनगढ़ या सोनगरा चौहान भी यहाँ पर रहते थे, ठीक है ना। इस कारण इसको सुवर्णगिरी या सोनगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। जबालीपुर प्राचीन नाम था, कनकाचल पर्वत से संबंधित है। यहाँ पर सुवर्णगिरी दुर्ग बना हुआ है। उसके सोनगढ़ के अंदर इसको सोनगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि सोनगढ़ चौहान निवास करते थे। संस्थापक इसका कीर्तिपाल कित्तू एक महान राजा जिसे कहते हैं। 1181 में ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। चौहान वंश की नींव डाली थी कित्तू कीर्तिपाल ने। जालौर को परमारों से प्राप्त किया था। वंश क्रम देखिए कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह के बाद उदय सिंह के बाद में चाचिंग देव के बाद में आपका सामत सिंह के बाद में आपका कानड़ देव आता है। तो देखिए मुख्य बातें समर सिंह की बात करें, गुजरात के चालुक्य अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के भीम सेकंड के साथ किया और के साथ संबंध बनाया था। से आपके महत्वपूर्ण संबंधों की स्थापना की। उदय सिंह की बात करें 1205 से 57 तक रहा था। 1228 में इल्तुतमिश का जालोर आक्रमण होता है और उदय सिंह प्लस इल्तुतमिश के मध्य संधि और स्थापित हो जाती है और 1254 के अंदर नासिरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण होता है और यह आक्रमण विफल रहता है, ठीक है ना। तो उदय सिंह का आपका और इल्तुतमिश के मध्य यह संघर्ष हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका है आगे सामत सिंह जलालुद्दीन का जालौर आक्रमण होता है। बघेल राजा सारंगदेव की मदद से इसे विफल कर दिया गया। कानड़ देव चौहान की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष का कारण था अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात सेना को मार्ग न देना, लौटती हुई सेना को लूटा जाना। भगवान सोमनाथ के प्रत्येक टुकड़े पर एक शिव मंदिर का निर्माण कानड़ देव ने करवाया था। फरिश्ता ने उल्लेख किया है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी के मालवा अभियान में ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व किया तथा कानड़ देव को दीनता स्वीकार करने हेतु तैयार किया। 1305 से 1308 तक कानड़ देव एक करद शासक के रूप में और उसके बाद वीरमदेव को दिल्ली सल्तनत में अपनी सेवा में देते हैं। और फिरोजा बोलते, फिरोजा राजकुमारी होती वहाँ पर, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है। उसके बाद तीसरा कारण था सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और चौथा कारण देखिए घटनाक्रम की बात करते हैं यहाँ पर। सिवाना विजय 1308 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी वर्षस शीतलदेव चौहान थे, प्रशासक था यहाँ का, और कमालुद्दीन गुर्ग और सेनापति था इनका। अलाउद्दीन खिलजी का कमालुद्दीन गुर्ग ये आपके 1308 के अंदर सिवाना विजय पर दुर्ग उसके ऊपर विजय प्राप्त करते 1308 में। देशद्रोही यानी भावले यानी भांडेलाव तालाब ने में गोरख मिला दिया था। इस यहाँ पर आपके सिवाना दुर्ग के अंदर जो आपका भावला था, भावले ने भांडेलाव तालाब के अंदर गोरख मिला दिया था। शीतलदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए। केसरिया किया था मेणादे ने। सिवाना का साका कहा जाता है। अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुरु को सिवाना का प्रशासक नियुक्त किया। जालोर आक्रमण, जालोर विजय 1311 से 1312। इसके अंदर ये हुई थी आपके मलिक नायाब और वर्सेस कानड़देव के मध्य, यानी देशद्रोही बिका था और कानड़देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जौहर किया था जैतलदेव ने। यह जालोर का शाखा कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया गया तथा यहाँ पर एक तोप खाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसे फिरोज मस्जिद कहते हैं। कानड़देव प्रबंध यानी पद्मनाभ बोलते हैं, जिसको कानड़देव के जीवन से संबंधित स्रोत मिलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।